फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे पिछले पूरे एक हफ्ते का करंट अफेयर, जिसमें सारे टॉपिक्स हमारे आज के होने वाले हैं साइंस टेक्स्ट से। तो जितने भी टॉपिक्स इस हफ्ते चर्चा में रहे हैं, जो हमारे एग्जाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं 1 से 7 दिसंबर के बीच, उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे। एक बार जो है इनकी तरह से सारणी देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे होगा, हमने पढ़ा था कि दिल्ली में पहली बार, मतलब पहली बार 13 साल में पहली बार जो है जापानी इंसेफेलाइटिस का यहाँ पर पहला मामला देखने को मिला। तो 13 साल बाद पहला केस यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिला था। तो इसमें हम सब चीज़ों को देखेंगे। दूसरा हमारा है सबल 20 ड्रोन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा होगा बोतल बंद जो पानी पीने का होता है, उस पर जो उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। तो इसको समझेंगे कि इस श्रेणी में शामिल करने का उद्देश्य क्या है। चौथा हमारा टॉपिक होगा प्रोबा 3 मिशन। ये मिशन किसका है, कब लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, क्या इंपॉर्टेंस है, सब देखेंगे। और आखिरी हमारा टॉपिक होगा केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का जो है 56वां स्थापना दिवस यहाँ पर हमने हाल ही में सेलिब्रेट किया है। तो जिसने भी पूरे हफ्ते पढ़ाई नहीं की है वो अब पढ़ सकते हैं पूरे हफ्ते का जो है साइंस टेक वाला जो है सारा टॉपिक। तो हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। देखो, पहला हमारा था जापानी इंसेफेलाइटिस। 13 साल बाद दिल्ली में पहला केस हमें देखने को मिला है। तो आप सबने पढ़ा होगा कई जगह की जो ये बीमारी है, या एक तरीके से ये जो फीवर होता है वो उन्हीं जगहों पर होता है जहाँ पे पानी बहुत इकट्ठा हो रहा हो या फिर गंदगी हो, साफ सफाई ना की गई हो, तो उन्हीं इलाकों में देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो हाल ही में दिल्ली में 13 साल बाद हमें देखने को मिला है। तो जैसे डेंगू वगैरह होता है, बुखार वगैरह नॉर्मल आता है, वैसे ही कुछ सिम्टम्स इसके मिलते जुलते रहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नाम खतरनाक है लेकिन सिम्टम्स वैसे, जैसे बुखार आना, उल्टी आना, मितली होना या सर दर्द करना, ये सारे सिम्टम्स इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में बात करें, डेंगू, पीत ज्वर और वेस्ट नाइल वायरस से संबंधित यहाँ पर वैसा ही कुछ देखने को मिलता है। ये मच्छर विशेष रूप से क्यूलेक्स मच्छर का नाम जरूर याद रखिएगा। तो क्यूलेक्स ट्राइटेनियोरिंचस, तो क्यूलेक्स ट्राइटेनियोरिंचस द्वारा जो है फैलता है। तो प्रश्न पूछेगा तो यही से पूछेगा कि किसके काटने से फैलता है। याद रखिएगा, बीमारी उन इलाकों में होती है जहाँ पर जो है जल भराव, पानी लगातार भरा रहता है। जैसे डेंगू के लिए होता है कि बोलते हैं कि कहीं पर भी कूलर में, टायर में, डिब्बे में पानी भरा रहने मत दीजिए, वरना जो है डेंगू के मच्छर जो है पनपने लग जाते हैं। इन जगहों पर जो है तेजी से पनपते हैं, बीमारी का खतरा भी इन्हीं इलाकों में बढ़ता है। अगर बात करें तो कुछ ये इलाका है, कभी जो है विकल्प में जो है इन इलाकों के इतर कोई भी देश जो है शामिल हो जाता है तो बिल्कुल मना कर देना कि नहीं, ये लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं। कि ये टोटल जितना इलाका रंगीन देख रहे हो ना आप, ये जो कलरफुल है, बस इन्हीं इलाकों में आपको जो है ये बीमारी देखने को मिलेंगी। लक्षणों की बात करूँ तो यहाँ पर तेज बुखार होगा, सर दर्द होगा, आपको मितली या उल्टियाँ महसूस हो सकती हैं, दिमाग में जो है सूजन भी हो जाती है कई बार, और जो है बेहोशी या दौरे या बोलने समझने में दिक्कत भी कई लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा यहाँ पर रहा। पिछला आर्टिकल बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, हम लगातार बीमारियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो है सबल 20 ड्रोन। सबसे इंपॉर्टेंट या खास बात इसकी ये है कि ये साइज में काफ़ी बड़ा है और जो है सामान ले जाने में अच्छी खासी क्वांटिटी, लगभग 20 किलोग्राम का सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है ये। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझेंगे। तो हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्रों में, जो हमारा पूर्वी इलाका, वहाँ पर तैनाती के लिए एड्योर एयर सिस्टम्स कंपनी के जो भी ये ड्रोन हैं, सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन। लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होता है, सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना। अब अगर कैपेसिटी इसकी बोली जा रही है कि 20 किलोग्राम है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने बनाया ही इस उद्देश्य से है कि ये सामान को यहाँ से वहाँ ले जा पाए, तो लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आवाज़ बहुत कम करता है। नॉर्मल ड्रोन्स वगैरह आप देखते हो ना, जब उड़ते हैं भले ही छोटा हो वो, लेकिन इतनी आवाज़ करता है कि लोग पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि आसपास कहीं पर ड्रोन है। तो ये आवाज़ जो है बहुत कम करता है। तो सामान, खाद्य सामग्री के अलावा कभी भी अगर कहीं पर कोई इम्पोर्टेंट सामान पहुंचाना है हमें किसी क्रूशियल कंडीशन में, तो इसका इस्तेमाल जो है सेनाएं हमारी कर पाएंगे। ठीक है, अगर बात करें इसके बारे में तो इलेक्ट्रिक मानव रहित ड्रोन है। ठीक है, मानव नहीं होगा इसमें। वेरिएबल पिच तकनीकी पर आधारित है। ठीक है,
साथ में लिखा है 20 किलोग्राम तक पेलोड ये ले जा सकता है। ड्रोन में टेंडम रोट कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि डायरेक्ट वर्टिकल भी उड़ान ले सकता है, मुड़ने में या फिर जो है तरीके से होता है ना कि मुड़ने वगैरह में किसी ड्रोन को दिक्कत है कि इतना पेलोड है, थोड़ा सा ऐसे हुआ तो वो डिसबैलेंस हो गया, तो इन सब समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। इसमें जो है ये कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। डिज़ाइन उल्लेखनीय स्थिरता जो है, स्टेबिलिटी बहुत है इसमें अच्छी। बेहतर ऊंचाई या उच्च ऊंचाई प्रदर्शन, अच्छी खासी ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। न्यूनतम जोखिम है और साथ में विविध क्षेत्रों, अगर कोई ऊबड़ खाबड़ इलाका है, जैसे मान लो कि पहाड़ी इलाके पे भेज दिया, घूम घूम के जाना है उसको, तो वो आराम से आसानी से चला जाएगा। नॉर्मली आप जो ड्रोन देखते हो शादी ब्याह वगैरह में जो लगे होते हैं वो एक स्टेबल होते हैं कि भाई एक जगह उड़ रहे हैं, ऊपर नीचे होंगे, ऐसे वैसे होंगे। अगर आप जो है वर्टिकल जो है ऐसे भेजने का प्रयास करेंगे तो वो कई बार काम नहीं करते हैं या नहीं ही करते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। 20 को कठोर परिचालन मार्गों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। लंबी दूरी की डिलीवरी भी आसानी से कर पाएगा। ऊंचाई वाले खूब अगर अच्छी खासी ऊंचाई पे आप भेजते हो तो वहां पर भी काम करेगा। उन्नत वर्टिकल टेक ऑफ मतलब उन्नत वर्टिकल टेक ऑफ कर पाएगा और लैंडिंग भी कर पाएगा। ठीक है, साथ में क्या है, RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, डिजाइन कम श्रवण संकेत, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था मैंने कि बहुत कम शोर मचाता है, तो कभी भी कहीं भेजना हो तो आसानी से भेज सकते हैं। संवेदनशील मिशन, कभी हुआ कि कोई रसद सामग्री किसी ऐसे इलाके में भेजनी है जहाँ पे हमारे सैनिक तैनात है, युद्ध चल रहा है, या फिर जो है कोई युद्ध सामग्री भेजनी है, मान लीजिए उसका 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम वजन है उस चीज़ का, तो हम इसको भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि आवाज़ नहीं करेगा तो दूसरी पार्टी या दूसरे देश के जो भी सैनिक है उनको आवाज़ नहीं जाएगी, तो थोड़ा सुरक्षित मामला हो जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा है बोतल बंद जो पानी मिलता है आपको, जोखिम उच्च जो है जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में शामिल किया गया है। उच्च जोखिम वाली श्रेणी का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है और हमारे शरीर के अंदर तक जा रही हैं। ठीक है, पानी हो गया, आप कहीं बाहर जाते हैं, कुछ खरीदे ना खरीदे, बोतल बंद पानी, खाने वाले चिप्स वगैरह जरूर इस्तेमाल करते हैं। और आजकल क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो पैकेज वाला दूध दही वगैरह होता है वो भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो उच्च जोखिम वाली चीज़ों में उन्हीं को रखते हैं जो डेली रोज़मर्रा में इस्तेमाल होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है इन खाद्य पदार्थों की चेकिंग, इनका जो चेकिंग वगैरह है महीने में, साल में, जब भी कंपनी का चेकिंग करना चाहे सरकार वो कर सकती है, ताकि पता रहे कि इनका भंडारण ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं इसमें कोई विषाक्तता तो नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सामान है। हर व्यक्ति जो है दिन में एक बार इन चीज़ों का इस्तेमाल करता ही करता है। ठीक है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो हमारा है FSSAI ने सभी पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में डाल दिया है। इन निर्माताओं को जो है अनिवार्य जोखिम निरीक्षण कराना पड़ेगा, निगरानी और तीसरे पक्ष के ऑडिट के अधीन करने का मार्ग। तो जितने भी प्रोडक्ट इस श्रेणी में होते हैं उनको जो है निर्माताओं के या जो कंपनियां होती हैं उनको अपने प्रोडक्ट का निरीक्षण करवाना होता है कि ठीक है कि नहीं है। बाकी क्या है, एक बार जैसे बाकी प्रोडक्ट जो हम खाते हैं उसमें होता है कि एक बार जो है FSSAI से सर्टिफाइड हो गया, उसके बाद बार बार चेकिंग नहीं होती है। जब कभी सवाल उठता है कि इन खाद्य पदार्थों में जो है मिलावट है, जो इसमें जो है लेड मिला हुआ है या जो अच्छा नहीं हेल्थ के लिए, तब फाइनली उनका चेक होता है या उनका जो निरीक्षण किया जाता है। लेकिन जो इस श्रेणी में खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं उनका जो है रेगुलर मतलब नियमित मतलब है 6 महीने में 1 साल में उनका निरीक्षण किया ही किया जाएगा बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, जोखिम आधारित निरीक्षण से गुजरना होगा इनको। लाइसेंस या पंजीकरण देने से पहले भी उनका निरीक्षण किया जाएगा, तो लाइसेंस दिया जाए उसके पहले भी और बाद में तो निरीक्षण होता ही रहेगा। उच्च जोखिम वाले खाद्य उत्पादों की बात करें तो उच्च जोखिम वाले खाद्य उत्पाद की श्रेणी में दूषित, खराब स्टोरेज और गलत प्रबंधन वाले उत्पाद होते हैं। तो पानी जो है दूषित भी हो सकता है, खराब स्टोरेज मतलब गलत जगह, गंदी जगह रखा गया या गलत प्रबंधन किया गया है, तो पानी में मिलावट जो है जरा सी भी हो जाती है तो हमें पता नहीं चलेगा। पता चला वहाँ पे लिखा RO वाटर है और टंकी से भर के बंद करके आपको बेचा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान जो है सरकार की ये संस्थान रखती है। खाद्य जनित बीमारियाँ बहुत फैलने के चांसेस होते हैं। पदार्थों का उपयोग करने से पहले सख्त नियमों की निगरानी करनी जरूरी है। उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थों का अनिवार्य जोखिम आधारित टेस्ट किया जाता है। 8 पदार्थ
यहाँ पर ऑलरेडी हैं, 8 प्रोडक्ट हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, ये सब हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। पोल्ट्री फार्म्स के उत्पाद हो गए, अंडे वगैरह हो गए, मांस, मछली और मछली उत्पाद, खाद्य, जो तैयार खाद्य पदार्थ होते हैं, जो पैकेज्ड फूड होते हैं, कई बार उनका भी चेकअप, यहाँ पे चेकअप मतलब जो है निरीक्षण किया जाता है। सभी प्रकार की भारतीय मिठाइयाँ, इनका तो जरूर होता है भाई, आपको पता ही है, जब भी कोई फेस्टिवल आता है सबसे ज़्यादा मिठाइयों में ही मिलावट मिलती है हमें देखने को। पोषक तत्व, विशेष पोषण के लिए बनाए गए खाद्य पदार्थ, जैसे हमने बॉर्नवीटा वगैरह पढ़ा हुआ है, और भी अन्य पदार्थ हैं, उनका भी चेकअप, उनका निरीक्षण होता है, ताकि पता लगे कि आप बोले हो कि हम विटामिन, मिनरल्स और जो है बहुत सारे पोषक तत्व प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, बॉडी को जो है ग्रोथ में मदद करेंगे, आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, बालों के लिए अच्छे हैं, आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं, हार्ट के लिए अच्छे हैं, पता चला कि वही मिलावटी है, उनको खा करके लोग बीमार पड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था एक आर्टिकल, इसमें था कि दवाइयों में मिलावट है, मतलब लोग विटामिन की कमी के लिए विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए की टैबलेट्स खा रही हैं, और पता चल रहा है कि विटामिन को खुद विटामिन की कमी है, क्योंकि जो है उनमें विटामिन 100% ना होकर के 20-25% है, बाकी तो मिलावटी सामान है। ठीक है, तो मिलावटी जमाना है, इसलिए जो सरकार को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ पे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के बारे में देख लेते हैं। 2008 में स्थापना हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये कार्यरत है। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य सामग्री के लिए मानकों का निर्माण करना, कि कोई खाद्य सामग्री कैसे, कहाँ पर आप रख सकते हो, स्टोरेज बना करना, और कितना वितरण, मतलब कैसे बेचना है, क्या चीजें होनी चाहिए, इन सब चीजों का, मतलब कोई खाद्य सामग्री है तो वो अच्छी गुणवत्ता की हो, अच्छी जगह रखी गई हो, पैकेजिंग अच्छी हो और उसमें मिलावट ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए कौन है? FSSAI। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा है प्रोबा 3 मिशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, देखो 2 ग्रह दिख रहे हैं, सॉरी 2 उपग्रह दिख रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल रहने वाले हैं। ठीक है, दोनों पैरेलल घूमेंगे, ऐसे ऐसे एक साथ में घूमेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भारत के नहीं है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के हैं। पहले का नाम है कोरोना ग्राफ स्पेसक्राफ्ट, दूसरे का नाम है ऑक्यूल्टर स्पेसक्राफ्ट। तो यहाँ पे दोनों पैरेलल घूमने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरे के समानांतर जो है चक्कर लगाएंगे। प्रोब 3 मिशन 5 दिसंबर को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। PSLV C-59 रॉकेट लॉन्चर जो हमारा है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-59 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हमारा नहीं है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोब 3 मिशन है, जहाँ पे 2 उपग्रहों को ले जाया गया है। यहाँ समझना अगर हो कि क्या काम करेंगे, तो नाम क्या लिखा है पहले का? कोरोना ग्राफ। तो कोरोना जो आया वो कोरोना नहीं है, ये कोरोना है। सूर्य की जो बाहरी सतह होती है, चमकीली सतह, उसको कोरोना बोलते हैं ना, उसी का यहाँ पर अध्ययन करने के लिए दुनिया में पहली बार प्रोबा 3 मिशन में 2 कृत्रिम उपग्रह जो है समानांतर, ज़्यादातर होता है कि भाई 2-3 उपग्रह भेजे, वो जाकर एक जगह काम करने लग गए या आगे पीछे घूम रहे हैं। यहाँ पर पहली बार भेजा गया है कि 2 समांतर, पहले समझिए कि पहला वाला भेजा गया होगा तो उसको यहाँ पर रुकना, फिर जो हमारा जो C-59 है वो थोड़ा आगे गया होगा, या जो भी कैपेसिटी उसमें चेंज की गई होगी, तो दूसरे को थोड़ा सा आगे लॉन्च करना, और दोनों साथ साथ जो है घूमे। ऐसा नहीं कि एक उधर है एक इधर है, पैरेलल मतलब दोनों बराबरी में जो है साथ साथ घूमने चाहिए। तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। प्रोबा 3 के बारे में बात करें, निर्माण और डिज़ाइन इसका जो बनाया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने, जो है जो कार्य क्या होगा, सूर्य के, जैसे बताया हमने कोरोना, तो सूर्य के वायुमंडल की जो बाहरी परत है अर्थात कोरोना का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। तो नाम से याद रख सकते हो, क्योंकि एक का नाम क्या था? कोरोना। ठीक है, प्रक्षेपण कक्ष है इसरो द्वारा दोनों उपग्रहों को 60 मल्टीप्लाइड बाई 60,530 किलोमीटर की अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में यहाँ पर लॉन्च जो है एक तरीके से छोड़ा गया है। मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो आपको लग सकता है कि एक का तो इतना ही दिखा रहा है, दूसरे का तो इतना है, तो क्योंकि डिस्टेंस उन दोनों की थोड़ी अलग है पृथ्वी से। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पक्ष में पथ में जाने वाले हैं दोनों कृत्रिम उपग्रहों को समानांतर कक्ष में स्थापित किया गया है। ठीक है, बात करें यहाँ पर, तो ये कृत्रिम उपग्रह एक दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। एक यहाँ पर है, तो अगर मान लो ए यहाँ पर है तो 150 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा यहाँ पर बी है, दोनों जो है साथ साथ यहाँ पर घूमने वाले हैं। इस सापेक्ष गति, अब जरूरी नहीं है कि भाई हमने छोड़ दिया दोनों साथ साथ ही घूमे, अगर आगे पीछे हो गए तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे है कि सापेक्ष स्थिति बनाए रखने के लिए एक
कृत्रिम उपग्रह से दूसरे कृत्रिम उपग्रह पर लगे रिफ्लेक्टर पर लेजर प्रकाश का उपयोग किया गया है। दोनों एक सीध में है कि नहीं, इसके लिए एक से रेड कलर की जो है रिफ्लेक्ट लाइट होती है जो दूसरे में पड़ती है, तो जब तक पढ़ रही तो इसका मतलब है कि दोनों जो है समानांतर गति कर रहे एक दूसरे के। इस चीज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे किया गया है। प्रोबा 3 जो अंतरिक्ष मिशन की बात करें तो एक प्रकार की प्रयोगशाला के रूप में काम करेगा। यहाँ पर देखो, अगर हम समझे, एक तो जो है कोरोना जो सूर्य की बाहरी परत है उसका अध्ययन करेगा, दूसरा मोटा मोटा इसका काम ये होने वाला है कि हम जो है मौसम संबंधी जो भी हम भविष्यवाणियां करते हैं या जो भी वहाँ पे नोटिफिकेशंस आते हैं हमें कि इतने दिन में बारिश होगी, यहाँ पर जो ओला पड़ेंगे, यहाँ पर जो है मौसम ये रहेगा, टेम्परेचर ये रहेगा, उसको हम और उन्नत और अच्छा बना पाए, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इस तकनीकी का उपयोग क्या है, भविष्य के मंगल सैंपल रिटर्न मिशन और निम्न पृथ्वी कक्षा से उपग्रहों को डी ऑर्बिट करने के लिए किया जा सकता है। तो मंगल ग्रह से जो भी हमारे यहाँ वापस जो मिशन आते हैं उसको भी अध्ययन करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, दूसरा कि डी ऑर्बिट करने के लिए। कोई अंतरिक्ष जो है उपग्रह है और किसी ऑर्बिट में है, उसको जो उससे हटाना है तो कैसे हटाएंगे, ऑर्बिट में एक बार स्थापित होने के बाद जो है डी ऑर्बिट करने के लिए भी यहाँ पर चीज़ें की जाएंगी, तो इसको एक तरीके से और अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। अब बात करें अंतरिक्ष जो हमारा इसरो है उसके बारे में, तो क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करने वाला जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। मुख्यालय कर्नाटक राज्य बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1959 को इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास। तो जितना भी सरकार की जरूरत है, सरकार को जरूरत है जब भी जिस भी अंतरिक्ष एजेंसी या अंतरिक्ष से संबंधित किसी नई चीज की, तो उनको विकसित करना। डीआरडीओ भी साथ में मिलकर काम करता है। तो ये सारे दोनों संस्थान जो हैं काम कर रहे हैं ताकि हमारी जो एक तरीके से स्पेस से संबंधित प्रौद्योगिकी है उसको हम आगे ले जा पाएं। ठीक है, अगला और आज का आखिरी आर्टिकल है केंद्रीय आयुर्वैदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का हम यहाँ पे 56वां जो है स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो पहले इस संस्थान के बारे में बात करेंगे, आपने आयुष मंत्रालय सुना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। सोवा रिगपा पद्धति जो है इलाज की उसके बारे में बात करेंगे, आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे, सब कुछ यहाँ पे हम अच्छे से देखने वाले हैं। आयुष मंत्रालय के तहत शीर्ष स्वायत्त संगठन जो हमारा है केंद्रीय आयुर्विज्ञान जो है आयुर्वैदिक नाम से पता चल रहा है कि आयुर्वैदिक का जो विज्ञान है उससे हम किसी बीमारी को कैसे कैसे इलाज कर पाएंगे, उस पे जो है काम करने वाला है। 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। विज्ञान भवन जो नई दिल्ली में है वहां पर सेलिब्रेट किया गया है। कार्यक्रम में वैज्ञानिक नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और उद्योग हितधारकों को यहाँ पे शामिल किया गया था। लगभग देखो 400 लगभग 400 से अधिक लोग यहाँ पर, और सारे एकदम बिल्कुल इंटेलिजेंट, एकदम हाई आईक्यू वाले लोग जो किसी न किसी क्षेत्र में जो है दवाइयाँ बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ पर थे। और बहुत सारे लोग जो है आयुर्वेद से संबंधित थे, सुवा रिगपा से संबंधित थे, तो सब लोग यहाँ पर आए हुए थे। केंद्रीय आयुर्वैदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, केंद्रीय आयुर्वैदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद कार्य में देखें तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत कार्यरत है ये, और 1978 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, बस इतनी चीज़ याद रखनी है। उद्देश्य क्या, उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद से संबंधित इलाज को हम आगे ले जा पाएँ। ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हो जो भी नॉर्मल हम दवाइयाँ खा रहे हैं तो पता चल रहा है कि ज़्यादा पेन किलर्स खाने से या फिर ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से जो है बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। रोग प्रतिरोधकता जो है बैक्टीरियाज में उत्पन्न हो रही है, जिससे दवाइयाँ जो है लोगों पे काम नहीं कर रही हैं, कल को इलाज भी काम नहीं करेगा। तो हम जो आयुर्वेद जो हमारी सदियों साल पुरानी जो एक तरीके से इलाज की पद्धति है भारत की, उसको हम जो आगे प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद और सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धतियों में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान, तो बोले कि हमारी ये जो चिकित्सा पद्धति है पुरानी है बहुत, उसको हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको जो है हम नए तरीके से यूज़ करें, उसमें हम नई चीज़ों को ऐड करें। जैसे आपने पिनाका के बारे में सुना है, तो पिनाका कुछ वैसा ही है जो धनुष, तीर, कमान जो पहले चलते थे,
शिव जी का धनुष जो था उस पे ही पिनाका को बनाया गया। तो वैसे यहाँ पे सोवा रिगपा है जो आयुर्वेद से संबंधित जो इलाज किए जाते हैं, तो सरकार ये कर रही है कि उसी को हम जो है तकनीकी माध्यम से या थोड़ा सा अपग्रेड करें, आजकल जो तकनीकी उपलब्ध है हमारे पास उसका इस्तेमाल करके इस जो इलाज की पद्धति को और अच्छा करें। बीमारियों के कारण फैलने के तरीके और रोकथाम के बारे में अनुसंधान करता है। ये अन्य संस्थानों, संघों और सोसाइटी के साथ जानकारी का आदान प्रदान करने का भी काम करता है। तो आयुर्वेद क्या है? भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। जब पहले 100 साल नहीं, 100 साल तो बहुत जल्दी हो गया कि मतलब जब हमारे यहाँ पर पुराने ऋषि मुनि रहते थे तब इलाज की जो पद्धति थी वो यही थी, आयुर्वेद ही थी। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है आयुष और वेद, तभी हमने है आयुष मंत्रालय स्थापित किया है। जीवन और विज्ञान, तो जीवन का जो विज्ञान है उसको लेकर यहाँ पर जो है इलाज किया जाता था, जो शरीर, मन, आत्मा, पर्यावरण। जब भी देखेंगे आयुर्वेद में कैसे इलाज होता है कि सुबह उठ कर योगा करो, या फिर जो है ये आयुर्वेद ये जो है जड़ी बूटी खाओ, घास पर चलो, मतलब इस तरीके से कुछ नेचुरल जो प्रकृति से संबंधित चीजें होती उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे इलाज किया जाता है। आहार, जड़ी बूटियाँ, मालिश वगैरह देना, योग करवाना, ध्यान कराना, आंतरिक सफाई मतलब इंटरनल आंतरिक सफाई करने, फिर बाहर से नहीं नहाना है, नाड़ी, जीभ, आंखें, शारीरिक ये योग जो ये इलाज की पद्धति होती है ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति बीमार है ना, उसको कौन सी बीमारी है, कई बार जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं इस क्षेत्र में वो आपकी आंखें देख करके, आपकी नाड़ी देख करके, मतलब शरीर की कुछ चीज़ें देख करके बता देंगे कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है। तो ठीक है, इनको देख करके वहाँ पे बीमारी का पता लगाया था और जो है इलाज किया जाता है। अब बात करें हम सोवा रिगपा की। ठीक है, सोवा रिगपा की तो तिब्बत की जो है पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, और तिब्बत तो भारत में ही आता है, हमारे तो भारत में ही आता है। तो तिब्बत की जो है पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, आमची चिकित्सा पद्धति भी इसको कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद जो हमारा है अधिनियम 1970 2010 में संशोधन किया गया इसका द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त है ये। ठीक है, तो ये रहे हमारे 1 से लेकर के 7 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है साइंस और टेक से संबंधित थे। आई होप सारे समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।